नमस्कार प्यारे मित्रों, वेदना चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको शिवानी द्वारा लिखी कहानी दंड सुनाने जा रही हूँ। सिंह नर्सिंग होम में बड़ा सा ताला लटक रहा था। लोकप्रिय डॉक्टर सिंह के अकस्मात इस तरह आलोप हो जाने पर उनके कई मरीजों की अवस्था और बिगड़ गई थी। अब क्या होगा? अपने हाथों का चमत्कार दिया, उन्हें मृत्युंजय औषधि पिलाने वाला मसीहा ऐसे अदृश्य क्यों हो गया? यह ठीक था कि कई दिनों से डॉक्टर सिंह ने अपने क्लिनिक में किसी भी नए मरीज को नहीं लिया था। फिर भी निराश मरीजों के असहाय आदमियों की एक लंबी कतार उनके सेक्रेटरी के चरणों पर सिर रखकर गिड़गिड़ाती रही थी। जैसे भी हो, एक बार डॉक्टर सिंह उनके मरीजों को देख भर ले। पर सेक्रेटरी बेचारा क्या करता? डॉक्टर साहब अपनी सजी कोठी के सबसे ऊपर के कमरे में स्कॉच लेकर बंद थे। किसकी मजाल थी कि द्वार खटखटा दे। बीच बीच में उनका गूंगा नौकर बदलू काली तेज कॉफी की ट्रे वहीं पहुंचाता रहता। साहब क्या कर रहे हैं, कैसा मूड है, बैठे हैं या लेटे हैं? किसी भी प्रश्न का उत्तर गूंगा नहीं दे पाता तो डॉक्टर सिंह का सेक्रेटरी सुशील रॉय झुंझला उठता। कैसे भी अटूट संपत्ति क्यों ना हो, ऐसे भला कितने दिनों तक काम चलेगा? बंधे मरीज क्या उनके लिए बैठे रहेंगे? यही सब कहना चाहता था उनका युवा सेक्रेटरी डॉक्टर सुशील रॉय। प्रभु का आदेश था कि सिवाय गूंगे बदलू के उनके कमरे में कोई ना आने पाए। न जाने कितने इष्ट मित्र आकर लौट गए। जब रंगे बालों और लंबे नाखूनों वाली विधानसभा की सदस्य रानी शिव सुंदरी भी बड़ी देर तक व्यर्थ द्वार बड़बड़ाकर भुनभुनाती लौट गई और अंत स्वर में डॉक्टर सिंह को कहते सुशील ने सुन लिया, शिवी, मुझे कुछ दिन क्षमा कर दो, मैं शरीर और मन दोनों से अस्वस्थ हूँ। तो वह समझ गया कि लोह द्वार अब किसी मिलने वाले के लिए नहीं खुलेगा। पर दूसरे दिन आधी रात को कुछ पलों तक द्वार खुला था। नर्सिंग होम के जिस वीआईपी मरीज को दूसरे दिन छुट्टी मिलने वाली थी, उसे अचानक दिल का दूसरा दौरा पड़ गया। डरते डरते डॉक्टर रॉय ने दरवाजा खटखटाया। न खटखटाता और इसी बीच मरीज को कुछ हो जाता तो शायद सिंह नर्सिंग होम की नींव ही हिल जाती। मरीज किसी जनसंघी मंत्री का साला था। एकदम टाइम बम, कब घातक रूप से फट पड़े ठीक नहीं। देखभाल करने को साथ में निरंतर बनी रहती उनकी समाज सेविका साली। उसी ने डॉक्टर सुशील को एक प्रकार से कंधा पकड़कर सीढ़ियों पर धकेल दिया था। जैसे भी हो डॉक्टर सिंह को नीचे खींच ले आओ, नहीं आए तो उनके हक में ठीक नहीं होगा। मरीज को जब यहाँ लाए हैं तो उनके जीवन की जिम्मेदारी भी ठीक उन्हीं की है और उन्हें ही वहन करनी होगी। डॉक्टर सुशील ने शायद घबरा कर द्वार कुछ जोर से ही भड़बड़ा दिए थे। सर, मंत्री जी के साले की हालत बहुत खराब है, एक बार चल के देख लिया जाए। भाड़ में जाए तुम्हारा मंत्री का साला, 100 दानव कंठ एक साथ गरज उठे थे। पर फिर कुछ सोचकर उन्होंने स्वयं ही द्वार खोल दिए। प्रभु का शाह चेहरा देखकर सुशील सहम गया था। लगता था कई दिनों से कमरे में स्वेच्छा से बंदी बने डॉक्टर सिंह ने शरीर पर मनमाना अत्याचार किया है। अव्यक्त व्यथा से चेहरा झुलस कर एकदम काला पड़ गया था। डॉक्टर सिंह ने अपने शरीर पर मनमाना अत्याचार किया है। अव्यक्त व्यथा से चेहरा झुलसकर एकदम काला पड़ गया, जिसे अपने 10 वर्ष के शहचारे काले में एक बार भी बिना दाढ़ी बनाए नहीं देखा था। इसका तीखा सुडोल चिबुक भरे कपोल सदा नवजात शिशु के नरम गालों से ही दिखते, उन्हीं पर खुरदई सफेद झाड़ी सी दाढ़ी उगाई थी। जो व्यक्ति दिन में नित्य 2 बार भड़कीले सूट बदलकर ही मरीजों की नाड़ी पकड़ता था और जिसकी रोबीली पकड़ में आते ही नाड़ी स्वयं आश्वस्त हो एक्यूजर बनी, किसी अपराधी से पक्के रोक दस्युओं को पकड़ा, उसका पूरा इतिहास उगल देती थी, वही सुदर्शन व्यक्ति आज स्वयं कटघरे में खड़ा अभियुक्त सा लग रहा था। केवल बनियान और पैजामा पहने ही वह मरीज देखने उतरने लगा तो सुशील के जी में आया कि उसे टोक दे, सर ड्रेसिंग गाउन डाल लीजिए, वहाँ उनकी साली भी है। वह जानता था कि स्वाभाविक मानसिक अवस्था होने पर ऐसी बेढंगी पोशाक में डॉक्टर सिंह शायद घर की जमादारनी के सम्मुख भी नहीं खड़े होते। मरीज की अवस्था सचमुच ही सोचनीय थी, पर डॉक्टर सिंह उसे देखते ही एक बार फिर पुराने डॉक्टर सिंह हो गए। शत्रु पक्ष के साथ ही ली गई टक्कर तभी आनंद दे सकती है जब दोनों को और समान पलड़ा हो। अपने कठिन शत्रु की दुर्बलता को उन्होंने इस बार भी पकड़ लिया। सिद्ध पहलवान की भांति आत्मविश्वास का गंडा बांधकर वह अखाड़े में कूद पड़े और पल भर में ही शत्रु उनके हाथ पांव से बच न सका। आप यहाँ क्या कर रही हैं? जाइए बाहर। उन्होंने हो हल्ला मचाती मरीज की तेजस्वी साली को ऐसे टपक दिया जैसे वह स्कूल की बच्ची हो। मरीज के कमरे में आत्मीय स्वजनों की भीड़ देखकर वह तुनक मिजाज डॉक्टर ऐसे ही भड़क जाता था। रात भर वह मरीज की छाती पर अपने हाथों से ऐसे मालिश करता रहा जैसे कोई स्नेही घोसी अपनी भैंस को रगड़ रगड़ कर नहला रहा हो।
पौ फटी तो मृत्यु द्वार से प्रत्यावर्ती रोगी चैन की नींद सो रहा था। समाज सेविका साली विधुर जीजा के धड़क रहे हृदय पर हाथ धर एक बार फिर आश्वस्त हो बैठ गई थी। इस अद्भुत डॉक्टर की कृपा से काल कुठार इस बार उसके वैधव्य कल्पतरु के तने का स्पर्श भी नहीं कर पाया था। धन्यवाद देती इससे पहले ही वह रूखा डॉक्टर धड़धड़ाता अपने कमरे में चला गया था और उसने कुंडी चढ़ा ली थी। विधि की भी कैसी विचित्र विडंबना थी कि सहस्र मुर्दों में ऐसी जान फूंक देने वाला यह अनोखा जादूगर 8 दिन पूर्व बंधे हाथ बंधे खड़ा देखता ही रह गया था और बलवती मृत्यु अपने शत सहस्त्र पराजयों का एक ही आघात में प्रतिशोध ले उसे अंगूठा दिखाकर चली गई थी। फ्रिज में धरे तरबूज के लुभावने रक्तिम अंतस्थल में छिपी घातक कुटिल मृत्यु मुस्कुरा रही है। यह तब पिता पुत्र क्या जानते थे। तरबूज की एक फांक तो पिता ने भी खाई थी, फिर मृत्यु पुत्र को ही क्यों ले गई। पिता और पुत्र भी क्या ऐसे वैसे थे। दोनों साथ खड़े होते तो लगता कि 2 जुड़वा भाई खड़े हैं। डॉक्टर सिंह 50 से कुछ ऊपर ही थे, पर चाहने पर अब भी सेहरा बांध सकते थे। न एक बाल सफेद न एक झुर्री। मृत पत्नी का बड़ा सा तेल चित्र उनके विजिटिंग रूम में टंगा रहता। कुछ दिनों पूर्व उनका एक प्रतिभाशाली मरीज अपनी समस्त कृतज्ञता डॉक्टर पत्नी की एक विराट ताम्र मूर्ति में ढालकर उन्हें उपहार दे गया था। कैसी तेजस्वी महिला रही होंगी वह। ताम्र तेज से घुल मिल गया अद्वितीय गणन के चेहरे का गंभीर तेज आंखों को बरबस बांध लेता था। बालों की एक घनी लट को चतुर मूर्तिकार ने सुडोल वक्षस्थल पर शायद जानबूझकर ही उतार दिया था। उस मूर्ति का वही अंग उसके लिए मृत्यु का संदेश लेकर आया था। 25 वर्ष की अल्पावस्था में ही डॉक्टर पत्नी की अकाल मृत्यु का कारण बना था असाध्य ब्रेस्ट कैंसर। फिर उन्होंने पिता के लाह कहने पर भी विवाह नहीं किया। अपनी अधूरी डॉक्टरी पूरी कर वह कुछ दिनों विदेश में ही बसे रहे, फिर स्वदेश लौट आए। ताल्लुकेदारी बेचकर दिल्ली में ही उन्होंने अपना क्लिनिक खोल लिया था। पुत्र विदेश में ही पिता के पेशे की शिक्षा ग्रहण कर रहा था। पिछले ही वर्ष वह आश्चर्यजनक रूप से छोटी अवस्था में SRCS कर लौटा और अनायास ही पिता का दक्षिण भुजा बन गया। पुत्र प्रेम के लिए जिस अर्धांगिनी के विरह की कफनी उन्होंने स्वेच्छा से ही ओढ़ ली थी, उस त्याग का पुरस्कार दे दिया स्वयं पुत्र ने। पिता लाखों में एक सर्जन था तो पुत्र लाखों में एक चिकित्सक। पिता वाम हाथ से भी कठिन ट्यूमर चीर कर ऐसे रख देता जैसे सुगृहणी सदे हाथों से अचार का नींबू चीरती है, और पुत्र उसी अनुभव के अंदाज से औषधि के मसाले भर देता। पर कभी कभी नाम की भी कैसी व्यर्थ मरीचिका बनकर रह जाती है। डॉक्टर सिंह के ससुर थे रसिक कवि, अवध के सुप्रसिद्ध तालुकेदार। उन्होंने नाती का नाम धरा था मृत्युंजय, पर मृत्यु को नहीं जीत सका बेचारा। मृत्यु ने ही उसे जीत लिया। उसके क्लिनिक में बैठते ही मरीजों की संख्या में समृद्ध ग्रहों की सुंदर किशोरियां ही स्वेच्छा से नकली रोगों का वर्णन कर डॉक्टर सिंह की पैनी छुरी पर गिरने बहुत बड़ी संख्या में आने लगी तो डॉक्टर सिंह मुस्कुराए थे। विदेश की सुरा सुंदरियों ने क्या कभी उनके कार्तिकीय से पुत्र को निराभीष भोजी रहने दिया होगा। पुत्र के चेहरे को देखकर वे संतुष्ट हो गए थे। वह चेहरा अनुभवहीन युवक का नहीं था। ऐसा न होता तो अब तक वह न खाए पिए भिक्षुक की भांति उनके क्लिनिक के विमान परिचारकों सी सुंदर नर्सों के इंगित मात्र से परसे जाने को तत्पर थालों पर कप का टूट पड़ा होता। स्वयं विदुर पिता के मिलने वालों में आकर्षक मिलने वालियां ही अधिक संख्या में रहती हैं। यह संसारी पुत्र भी समझता था। माँ की आधमकद ताम्र मूर्ति की ओर कभी डॉक्टर सिंह आंख उठाकर भी नहीं देखते, या शायद देख ही नहीं सकते। यह वह खूब समझता था। फिर नर्सिंग होम का नाम धरा था सुधा नर्सिंग होम। कभी कभी दिवंगता माँ के चित्र को एकांत में देखता तो युवा मृत्युंजय के होंठ व्यंग से टेढ़े हो जाते। पिता का यह कैसा खोखला प्रदर्शन था। उसी मूर्ति के पास ब्रिज टेबल पर क्या वह उस विधानसभा की धूर्त सदस्यता के साथ पिता की ही ठिठी नहीं सुन सका। जिस पत्नी को अपनी पत्नी से सच्चा प्रेम होगा वह कम से कम अपनी कोठी, किसी कॉलेज या उद्यान पार्क का नाम अपनी पत्नी के नाम पर कभी नहीं धरेगा। सुशील, उसने एक दिन अपने मित्र डॉक्टर सुशील से हंसकर कहा था, सच पूछो तो मुझे ताजमहल देखने की कभी इच्छा नहीं हुई। यह सब दिखावा भला क्यों करे। और उसने क्लिनिक से अपनी दिवंगता माँ का नाम हटा दिया था। पर पिता की समस्त दुर्बलताओं को जानने पर भी वह स्नेही पुत्र पिता से एक क्षण भी विलग नहीं हो पाता था। शायलॉक सा अक्रूर पिता मरीज के प्राण जाने से पूर्व भी अपनी ऊंची फीस का बीमा करवा लेता है।
यह मृत्युम जैसे छिपा न था। पिता की आसव से आसक्ति, नारी लोलुप चटोरी जीवा, कुछ भी उससे लुका छिपा नहीं था। पर फिर भी स्वेच्छा से अनजान बना वह डॉक्टर सिंह के समस्त दुर्गुणों को काला पर्दा डालकर ढांप देता। पुत्र के इसी क्षमाशील व्यक्तित्व को देखकर पिता ने संतोष की सांस ली थी। पर ठीक तीसरे महीने ही वर्षों से मित्र बना पुत्र अचानक शत्रु बनकर कलेजे में खंजर भोंक देगा। वह क्या जानते थे। पलक झपकते ही सब कुछ हो गया था। 2 उल्टियां, 2-3 और नैन पुतलियां उलट गई थी। केवल एक बार अर्थी पर अबोध शिशु की भांति पछाड़ खाकर डॉक्टर सिंह ने पूछा था, यह मुझे कैसा दंड दे दिया प्रभु। कुछ ही क्षणों को वह लोह पुरुष टूट गया था। फिर भागकर उन्होंने कमरा बंद कर लिया था। अर्थी कौन ले गया, किसने कंधा दिया, किसने मुखाग्नि दी, उन्हें कुछ पता नहीं रहा। कभी कभी सुशील के जी में आता, उन्हें बाहों में बांध कर कहे, सर क्यों जी छोटा करती हैं, मैं आपका बेटा हूँ, वचन देता हूँ सर, जीवन भर कुंवारा रहकर आपके पास बना रहूंगा। आपका पुत्र नहीं रहा तो दूसरों के पुत्र तो हैं। उन्हें असाध्य रोगों से मुक्त कर अपने पुत्र को का अमर स्मारक बनाइए। वह मनी मन सब समझता था। जैसे भी होगा वह उन्हें आज क्लिनिक में खींच ही लाएगा। मैं जाने के लिए तैयार हो ही रहा था कि गूंगा बदलू डॉक्टर सिंह का पुत्र पत्र थमा गया। सुशील, लंबी छुट्टी पर जा रहा हूँ, शायद लौटूं और शायद नहीं। सारा अकाउंट और क्लिनिक तुम्हें सौंप गया हूँ। जी में आए तो चलाना और जी में आए तो ताला डाल देना। तुम्हारा डॉक्टर सिंह। बदलू की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। कहाँ गए, कब गए, एक प्रकार से उसे हिला हिलाकर सुशील ने झंझोड़ कर रख दिया था। पर फलहीन ठूंठ वृक्षा बदलू हिलाए जाने पर भी फल कैसे गिर सकता था। गूंगे जीवा को भी बड़ी चेष्टा से हिलाकर उसने कहा, अफ। फिर व्यवस्था से शून्य में फैले दोनों हाथों के दुहतड़ माथे पर मारकर रो दिया था। बस डॉक्टर सिंह लूप लाइन की उसी गाड़ी में जाकर बैठ गए थे जिसमें 28 वर्ष पूर्व बैठे थे। यह कौन जान सकता था, वीर भूमि का युग पुरुष करवट बदलकर शायद बेसुध पड़ा होगा। जहाँ से एक बार सांस रोककर भाग आए थे, वहीं अब फिर सांस रोककर भागे जा रहे थे। क्या खींच रहा था उन्हें? गंगा माटी के बीच सरपणी सी बल खाती कोपाई नदी, या वर्षा से भीगी संथाल झोंपड़ियों की खसके भीगे पंखे से सुगंध, या कच्ची संथाल ताड़ी की मादक स्मृति। जीवन के रस के छलकती गागर जब रीति होकर ढुलक गई, तब इस ग्राम की स्मृति ने उन्हें क्यों पुकारा। पिता के अंतरंग मित्र थे वीरभूमि के जमींदार सुधीर रंजन रॉय चौधरी। पूजा की छुट्टियों में उन्हीं संतानहीन जमींदारा स्नेही दंपत्ति का अतिथि बनकर वह ग्वालपाड़ा गया था। अपने विदेशी मित्रों के लिए बनाए गए अतिथि गृह को स्नेही जमींदार साहब ने उसके लिए खोल दिया था। एकांत में तुम मन लगाकर परीक्षा की तैयारी कर सकते हो। यहाँ कोई व्याघात डालने वाला नहीं आएगा, उन्होंने कहा था। वह स्वयं नित्य ही व्याघात डालने पहुँच जाए तो भला कोई क्या कर सकता था। मोटी मोटी चिकित्सा विज्ञान की पुस्तकों में डूबा तरुण डॉक्टर जैसे ही खिड़की खोलकर बैठता, वैसे ही पास ही जमींदार साहब की पुत्री की स्मृति में बन रहे कन्या पाठशाला भवन का निर्माण कार्य आरंभ हो जाता। कभी कभी ठेकेदार के कर्कश स्वर में एक ही नाम की बार बार आवृत्ति होती, अरे चांदमणि, तू छोकरी अपने को समझती क्या है री? अपने इस रूप का इतना घमंड क्यों है री तुझे? अति रूप से ही जनक सुता हरी गई थी। इतना याद रख छोकरी, तब से बस एक ही तसला गारा लाई है। अति रूप से हरे जाने का भय दिखाकर डराई गई उस सुंदरी जनक सुता को देखने का लोभ एक दिन सिंह भी नहीं संवरण कर सका। तसला सिर पर धरे ढीठ चांदमणि जानबूझकर ही अलस मंथर गति से चली जा रही थी कि बूढ़ा ठेकेदार कर्कश स्वर में चीखा, तुमसे अब काम नहीं होने का। घाघू से आज ही कहना होगा कि तुझे अब बीरू को सौंप दे। एक लाठी धरेगा बीरू और यह कमर की लचक पचक सब भूल कर रह जाएगी। खिलखिलाकर चांदमणि हंसी और चैक कर डॉक्टर की आंखें स्वयं उठ गईं। तसला धारणी मुग्धा की वह सांवली सलोनी छवि सिंह को किसी कलाकार के बनाए काले लिनो कोट से आकर्षक लगी। चटपट उसने खिड़की बंद कर दी। अच्छा, तो वही थी घाघू की बेटी। एक दिन वह कुछ कह तो रहा था कि उसकी एक ही बेटी है, उससे सगाई भी कर दी है, पर ठेकेदार के यहाँ काम कर रही है, कुछ पैसे कमा लेगी तो ब्याह देगा। घाघू माझी जमींदार साहब का संतान भृत्य था और उन्होंने उसे मित्र पुत्र की सेवा के लिए वहीं भेज दिया था। काले हफ्सी सा वह चुपचाप रहने वाला भृत्य प्रदेशी नवीन स्वामी की भाषा न समझने पर भी उसके एक एक आदेश को ऐसे पूरा कर देता कि सिंह दंग रह जाता। ऐसे कदर्य कुत्सित पिता की पुत्री ऐसी सुंदर कैसी हो गई होगी।
बड़ी देर तक पुस्तकें पढ़ता सिंह दूसरे दिन देर तक सोता रहा। अचानक तीखे अपरिचित नारी कंठ को सुनकर वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। देखा, उसकी खिड़की पर खड़ी सुंदरी चांदमणि ठेकेदार को अंगूठा दिखा रही है। अंगूठा प्रदर्शन की विजयी मुद्रा से वह जान गया कि वह अब ठेकेदार के यहाँ काम नहीं करेगी। अचानक उसने खिड़की बंद कर दी। फिर अचानक उसे स्मरण हुआ कि वह केवल नाइट सूट का पजामा ही पहनकर सो रहा था। उसका चेहरा लाल हो गया। कैसी बेहया लड़की थी है। उसके नग्न शरीर को कैसी मुक्त दृष्टि से देख रही थी। प्रकृति भी कैसी उल्टी गंगा बहा रही थी। कौन हो तुम? यहाँ कैसे चली आई? गागू गागू, सिंह ने विवश स्वर में हाँक लगाई। तभी उस वन कन्या ने मराल ग्रीवा को झटके से पीछे कर अपनी पहाड़ी झटने की सी मीठी हंसी से कमरा गुंजा दिया। चैंचादिस के नो रे बाबू, चिल्ला क्यों रही हो रे बाबू? फिर अपने गूंगे पेंटोटाइन से उसने माथे पर हाथ धर नकली खांसी खास अपनी कलाई पकड़कर उसे समझा दिया कि घाघू बीमार है और अब वही काम करेगी। अजीब मूर्ख है जंगली घाघू। अपनी इस सुंदरी चंचल पुत्री को उसने परदेसी युवक के कमरे में भेज कैसे दिया? फिर तो कुछ ही घंटों में चांदमणि ने उसके कमरे की छत ही किसी प्रचंड गति के साइक्लोन की भांति उड़ाकर धर दी थी। पहले महा उत्साह से उसके लाल जूते पर काला पॉलिश पोत आई। जब वह जूते की दुर्गति देख छीनने लपका, नए लाल जूते का अधांग काला बना चुका था। फिर उसने स्टोव में न जाने कितने अनाड़ी पंप भर डाले कि मिट्टी के तेल की फुहारें छोड़ता स्टोव खुद सर्फ साफ फुंकारने लगा। भागकर झुंझलाए सिंह ने स्टोव बुझाया और हाथ हिला हिलाकर उसे दूध का कटोरा डबल रोटी दिखाकर समझाया कि वह चली जाए। खाने को यह सब है, वह खा लेगा। मुस्कुराकर वह ऐसे बैठ गई जैसे वह सब समझ गई हो। तब बैठ क्यों गई? हार कर वह अपने पलंग पर बैठ गया। बड़ी देर बाद जब उसके जाने की आट नहीं मिली तो उसने सहम कर चौके में झांका। देखा तो सुंदरी चांदमणि दूध के कटोरे में समूची डबल रोटी डुबा डुबा कर खा रही थी। नवीन स्वामी को देखते ही निर्दोष हंसी से सांवला चेहरा उज्जवल हो उठा। तू ही बोलिश, खा। तूने कहा था खा, उसने कहा। हाय रे दुर्भाग्य, पता नहीं ये कुछ का कुछ समझने वाली पगली कभी कुछ अनर्थ ना कर बैठे। खा पीकर चांदमणि उसकी भोजन व्यवस्था में जुट गई। न जाने कहाँ से वह आंचल में ढेर सारी सुखाई गई छोटी मछलियाँ ले आई थी। उन्हीं को तेल में चटपट भूंजकर वह पल भर में आतप चावल रांध लाई। मेज पर चावल की प्लेट लगाकर उसने गलाया गर्म गाय का घी महाऔदार्य से स्तूपाकार चावल पर बिखेर दिया। जितनी देर वह खाता रहा वह स्वयं चौके के अंतराल में छिप गई। शायद वह जान गई थी कि उसकी उपस्थिति संकोचशील अतिथि को पेट भर खाने नहीं देगी। वह हाथ धोने उठा तो अपने पिता ही की भांति चिलमची जग तौलिया लेकर उपस्थित हो गई। तसले में सीमेंट ढोने वाली वह मजदूरनी कैसे यह सब सीख गई थी? 3 ही दिनों में उस कर्मपरायण सुंदरी सेविका ने अपने निस्वार्थ सेवा से सिंह को ऐसा जीत लिया कि 3 दिन पूर्व जिसकी वन्य उपस्थिति युवा डॉक्टर को झुंझलाहट से बौखला देती थी, अब उसी के आने का समय होता तो उसकी आंखें स्वयं ही दर्पण की ओर उठ जाती। पहले दिन अपनी छाती और पीठ की नग्नता का स्मरण कर वह लज्जा से लाल पड़ गया था और नाइट कोट ढूंढने को झटपट उठा था। अब स्वयं ही वह अपने पौरुष का दर्पण उस किशोरी की आंखों पर डाल उसे चुंधिया देता और वह मुग्धा एकटक उसे देखती रहती। अधूरा डॉक्टर शायद नवीन प्रेमिका को प्रभावित करने के लिए उसके पिता की पसलियां ठोक पीट एक छोटा मोटा नुस्खा भी लिख लाया था। चांदमणि की बड़ी आंखें प्रशंसा में विस्फारित होकर और बड़ी हो गई थी। कभी कभी प्रणय केली में डूबी याचिका को चूल्हे पर जलती मछली का ध्यान ही नहीं रहता। जलान पाकर वह मछली उतारने भागती तो युवा प्रेमी उसे फिर से बाहों में खींच लेता। चांदमणि सचमुच ही चंद्रपात मणि सी ही तेजस्वी बनती जा रही थी। 7वें दिन घाघू स्वस्थ होकर लौट आया। चांदमणि को कभी कभी वह उसके पिता के सम्मुख ही हंसी हंसी में छेड़ देता। क्यों घाघू, कब कर रहे हो इसका ब्याह? बीरू तो कह रहा था इसी बैसाख में इसे ब्याह ले जाएगा। बीरू बाजी का नाम सुनते ही वह भड़क उठते। चांदमणि नित्य आधी रात को निर्भीक अभिसारिका बनी उसकी खिड़की के नीचे खड़ी हो जाती। 2 लंबे लंबे हाथों की रस्सी उसे ऐसे ऊपर खींच लेती जैसे वह कागज का फूल हो। एक दिन दोनों हाथ उसे उठाने झुके तो वह नित्य की भांति खड़ी नहीं थी, महुआ वृक्ष के नीचे बैठी उल्टी कर रही। चांदमणि थोड़ी ही देर में फिर हंसती खिड़की के नीचे खड़ी हो गई। आज मौसी ने ढेर सारा रस पिला दिया, इसी तरह से चकरा गया। उसने हंसी के फूल बिखेर दिए। सिंह रात भर सो नहीं पाया। क्या मौसी के पिलाए ताड़ी के रस से ही उसका माथा चकराया था? ईश्वर करे ऐसा ही हो।
सारी रात वह यही मनाता रहा। दूसरे दिन उठते ही उसने अपना सामान बांध लिया। चांदमनी उस दिन अपनी मौसी के साथ सियोड़ी के मेले में रस बेचने जा रही थी। चांदमनी से उसने अपने जाने की बात ही नहीं की और चुपचाप खिसक गया। चलने लगा तो उसने घाघू के हाथ में 100 के 2 नोट धर दिए। कॉलेज फीस के लिए धरे 200 घाघू के हाथ में धर उस मूर्ख स्वार्थी युवक को लगा था कि वह संसार का सबसे उदार व्यक्ति है। इतने रुपए! सरल घाघू की आंखें ही फट गई थी। ऐसी टिप तो उसे जमींदार साहब के अतिथियों ने कभी नहीं दी। चांदमनी के ब्याह में लगा देना, उसने फिर बुजुर्गाना आवाज में कहा था। अब विवाह में देरी मत करना घाघू। फिर तीसरे ही महीने डॉक्टर सिंह ने पिता को अपने विवाह की स्वीकृति दे दी थी। इतने वर्षों तक अपने वैभव और प्रभुता के मत से अंधा बना वह जानबूझकर ही अतीत को सशक्त भुजाओं के पीछे ढकेलता रहा था। पर आज उन सशक्त भुजाओं की शक्ति चूक कर रह गई थी। जिस तरह किशोरी को वह असहाय अवस्था में छोड़कर भाग आया था, जिसके निस्वार्थ आत्मसमर्पण की सुख शायद ही कभी सुख के क्षणों में आई थी, उसी सांवले चेहरे पर जड़ी 2 करुण आंखों का मूक उपालम आज उसे अपने यौवन के चरम दुख के क्षणों में पागल बना उठा। अपनी निरुपायता, आवारापन उसे धिक्कारने लगा और वह फिर उसी विस्मित गांव की ओर भागने लगा। पहुंचा तो दिन डूब चुका था। पंसारी की छोटी सी दुकान काल चक्र में विलुप्त होकर वहां एक जगमगाता डिपार्टमेंटल स्टोर खड़ा था। जमींदार साहब का पता पूछना व्यर्थ था। वह संथाल ग्राम की ओर बढ़ गया। वहीं वेणुवन और एक कद की परेड किसी करती झोंपड़ियां। अंधेरे ने बढ़कर परिचित हाथ कंधे पर धर दिया। अचानक विलाप का करुण स्वर सुनकर वह ठिठक गया। आह बलाई चांद रे सोना! उसका सर्वांग सिहर उठा। धीरे धीरे उसने चोर की भांति बढ़कर खिड़की से झांका। पहले उसके जी में आया, वह जोर से चीख पड़े। छोटे से कमरे का संकुचित क्षेत्रफल घेरे जो लंबी लाश पड़ी थी, वह तो स्वयं ही मृत्युंजय का जीवित संस्करण था। क्या वही पिता जो चमत्कृत करने एक बार फिर अर्थी से बंधने लौट आया था? वही चेहरा, देह की वही सुगठित ललाम श्यामल कांति, उसके चारों ओर घेरा सा बनाए संथाल स्त्रियां घुटनों में सिर डाले करुण सिसकियों का वैसा ही छंदबद्ध संगीत प्रस्तुत कर रही थी जैसा छत पीटने में किया करती थी। मृतक के सामने पछाड़ खाती माँ को पार्श्व में बैठे व्यक्ति ने बड़े यत्न से उठाया और डॉक्टर सिंह ने कच्ची मिट्टी की दीवार थाम ली। बूढ़े बीरू माची को घनी सफेद मूछों के बीच ही उन्होंने पहचान लिया। मत रो चांद, वह अब क्या तेरे रोने से लौटेगा? उन्मादनी चांदमनी एक बार फिर पछाड़ खाकर गिर पड़ी। डॉक्टर सिंह मुड़े और तेजी से भागने लगे। कुछ पलों के लिए शायद वह सचमुच ही मानसिक संतुलन खो बैठे थे। उन्हें लग रहा था उन्मत्त संताल भीड़ उनका पीछा कर रही है, मृत पलाई की लाश लेकर। उन्हें पकड़ वे अर्थी उन्हीं के कंधों पर टिका देंगे। हाँफते पसीने से लथपथ अब डॉक्टर सिंह बोलपुर पहुंचे तो सब पैसेंजर गाड़ियां जा चुकी थी। पर मुझे तो अभी जाना है, उन्होंने फटे स्वर में कहा। अभी कोई गाड़ी नहीं जाएगी साहब, छोकरे स्टेशन मास्टर ने उस विक्षिप्त से व्यक्ति के प्रश्न के उत्तर में कहा। एक मालगाड़ी यार्ड में अवश्य खड़ी है, 8वें दिन कलकत्ता पहुंचाएगी, चाहे तो उसे में चले जाइए। पर उसके व्यंग्य को ग्रहण करने की अवस्था भी शायद उनमें नहीं थी। धन्यवाद धन्यवाद, कहता वह नित्य एयर कंडीशन गाड़ी में यात्रा करने वाला सुरुचि सुमित स्वामी चोरों की भांति इधर उधर देखता सचमुच ही मालगाड़ी के डिब्बे में बैठ गया। सहयात्री थे बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले 2 पंछाही बकरे और 4 गायें। सबने एक साथ चौंक कर उस डरे सहमे यात्री को देखा। फिर जुगाली करती बड़ी बड़ी करुण आंखों वाली गायों ने सींगों की स्फूर्ति दे दी, जैसे सब कुछ जान गई हूँ। अंजर पंजर हिलाती मालगाड़ी चली। बकरों के साथ साथ वह भी धक्का खाकर गिरा। फिर तिकोनी खुली खिड़की पकड़कर बैठ गया। खिड़की के उसी छिद्र से वर्षों पूर्व के परिचित स्टेशन एक एक कर हाथ मिला गए। मुझे यह दंड क्यों प्रभु? 15 दिन पूर्व जवान बेटे की अर्थी पकड़ इस मूर्ख ने विधाता के न्यायालय में अपनी तर्कहीन नालिश की थी, जिसने जीवन भर कभी जन्मदाता का स्मरण नहीं किया। उसी नास्तिक संतान की कमजोर मुकदमे का निर्णय लेने शायद वह न्यायप्रिय न्यायाधीश उसे इतनी दूर ले आया था। मृत्यु दंड सुनकर बहुत से अभियुक्त चेहरे पर स्वयं ही रुमाल बांध लेते हैं। डॉक्टर सिंह ने अपने कांपते घुटनों में मुंह छुपा लिया। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल फिर एक कहानी के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।